नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। छांगुर बाबा पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कह दिया गया कि कार्रवाई इस तरीके से की जाएगी कि जो पूरे देश में नजीर बनेगी, यानी कि एक उदाहरण के तौर पर देखी जाएगी। धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले छांगुर और उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड के बारे में आज हम आपको कई ऐसी जानकारियां देंगे जो कि शायद आपको मालूम ना हो। इसके अलावा जिस छांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस आलीशान कोठी के अंदर से कौन कौन से ऐसे आपत्तिजनक सामान वहां पर मिल रहे हैं जो कि इन चर्चाओं के बाजार को और गर्म कर रहे हैं कि उसका ये गोरख धंधा सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं बल्कि डेमोग्राफिक को भी बदलने को लेकर था। इस तमाम जानकारी को हम आपसे आज साझा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मांतरण के सरगना यानी कि छांगुर के बारे में। देखिए, छांगुर की गिरफ्तारी तो हो चुकी है और इसी के साथ ही एजेंसी के अनुसार छांगुर की प्रेमिका के रूप में रह रही नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन बलरामपुर के एक मध्यम वर्गीय जो सिंधी परिवार है उससे ताल्लुक रखती थी। लेकिन नीतू कैसे नसरीन बन जाती है, कैसे धर्मांतरण करती है और इसी के साथ ही अपने सिंडिकेट में कई लड़कियों को शामिल करती है और छांगुर से मिलती है, इसके बारे में हर एक पहलू और हर एक जानकारी को आज हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि छांगुर की जो कोठी पर बुलडोजर चलाया गया, उससे पहले उसकी कोठी की जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से उसकी कोठी के अंदर से जो है पावर बूस्टर्स टैबलेट्स मिलती हैं, यानी कि शक्तिवर्धक दवाइयां वहां पर मिलती है। इसके साथ ही स्पेनिश ऑयल भी मिलता है और कई ऐसे सामान मिलते हैं जो कि वाकई इस समय चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। अब आपको बताते हैं नीतू कैसे नजरीन बनती है। आपको ये जानकारी दे दें कि 7वीं पास नीतू पति नवीन घनश्याम रोहरा के साथ 2015 का वो समय था जब दुबई गई थी और 2015 को दोनों ने धर्मांतरण कर लिया। नीतू नवीन रोहरा से नसरीन बन गई जबकि नवीन ने जमालुद्दीन नाम रख लिया। नीतू ने जल्द ही उसकी करीबी बन गई और उसने छांगुर के लिए धर्मांतरण की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। वहीं इसके लिए वो गरीब हिंदू परिवारों की बीमारी का इलाज खर्च उठाने की बात कहती। इतना ही नहीं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, खासतौर से हिंदू समुदाय के, क्योंकि हिंदू समुदाय को ही इसमें टारगेट किया गया था, उन्हें उनकी मदद का भरोसा दिलाया जाता नीतू के जरिए। और इसी के साथ ही वो गरीब हिंदू परिवारों को कर्ज का लालच देती और कर्ज देने के एवज में उनका धर्मांतरण करवा दिया करती। आपको ये बता दें कि इस कर्ज में फंसे लोगों के धर्मांतरण के लिए वो धमकियां तक देते और इसी के साथ ही ये भी कहते कि अगर उन्होंने अपना धर्मांतरण नहीं किया तो उनका हश्र बुरा कर दिया जाएगा। ये खुद वहां पर लोगों की ओर से बताया गया है। आपको ये बता दें कि नवीन ने 2021 में परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इस्लाम कबूल किए जाने और छांगुर को गुरु मानने का शपथ पत्र बलरामपुर के उतरौला सिविल कोर्ट में दाखिल किया था। नीतू और नवीन अब तक 19 बार यूएई भी जा चुके हैं। वहीं यूपी एटीएस ने उनके यूएई जाने के मकसद और अन्य कड़ियों को जोड़ने भी लगी है। लेकिन इन कड़ियों को क्यों जोड़ा जा रहा है और किस तरीके से भारत की संप्रभुता पर एक खतरा मंडरा रहा था, और इस बड़े खतरे को जो है अभी फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे डैमेज कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आंशिक रूप से, क्योंकि अभी डेमोग्राफी को बदलने के लिए और भी कई ऐसे काम हैं जो कि चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि नीतू ने कैसा अपना धर्म परिवर्तन किया। बलरामपुर के रेरा माफी गांव में छांगुर के घर नीतू अपने पति नवीन और बेटी के साथ रहती है। तीनों मुस्लिम रीति रिवाजों से ही अपना रहन बसन करते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी बेटी है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी सबिहा के नाम से दस्तावेज बनाए हैं, जिसकी पुष्टि 4 मई 2021 को सिविल कोर्ट उतरौला में दाखिल शपथ पत्र से हुई। दोनों 2014 से 2019 तक नीतू और नवीन ने यूएई की 19 यात्राएं की थी और ये जो यात्राएं हैं फिलहाल ये भी संदिग्ध श्रेणी में आ चुकी हैं, यानी कि इन यात्राओं में अपने मंसूबों को पार करने के लिए किस तरीके से कोशिश की जा रही थी, इसका पता इस समय जांच टीमें लगा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि एटीएस की जांच में ये सामने आया है कि नीतू की भूमिका सिर्फ संपर्क बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो गरीब हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती, उनकी समस्याओं को समझने का ढोंग करती और इसके साथ ही ये कहती कि उनकी समस्याओं को समझने के लिए या उन्हें अगर अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो छांगुर की शरण में जाना होगा। और ऐसे में जब ये लड़कियां छांगुर की शरण में आ जाती तो उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर दिया जाता और इसी के साथ ही उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। वो बार बार लड़कियों से ही कहती कि वो जब से मुस्लिम बनी है उसकी जिंदगी बदल गई है और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए राजी करती। जो नीतू का टारगेट है वो सिर्फ महिलाएं नहीं होती
बल्कि महिलाओं के जरिए वो उनके बच्चों और उनके पतियों को भी ब्रेन वॉश करने में जुट जाती। महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने के साथ ही उसका टारगेट रहता है कि उनके पति को और उनके बच्चों का भी धर्मांतरण कराया जाए। वहीं एटीएस के हाथ डिजिटल समेत कई सुराग लगे हैं। एटीएस को धर्मांतरण के इस नेटवर्क से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेज और शपथ पत्र भी मिला है। और इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि नीतू ही जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के लिए धर्मांतरण का ब्रेन वॉश मॉडल चला रही थी। और कुछ मामलों में तो नीतू ने खुद को पीड़ित बनकर लड़कियों को बहकाया। उनसे कहती मैं बीमार थी, बाबा से मिली तो ठीक हो गई। परिवार में तमाम परेशानियां थी, लेकिन बाबा से जब मिली तो ये परेशानियां भी दूर हो गई। इस तरीके से झूठे चमत्कार का वादा और सपना दिखाकर वो लड़कियों को अपने साथ छांगुर के शरण में लेकर जाया करती और यहाँ पर छांगुर जो है लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया करता। इतना ही नहीं, अगर उनको कोई आर्थिक समस्या होती तो उन्हें कर्ज देने का लालच दिया जाता और कर्ज देने के बाद वसूलने के नाम पर उनका धर्मांतरण भी कराया जाता था। नीतू के बारे में जो कि अब नसरीन बन चुके हैं, आप तमाम चीजें जान गए हैं। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं जो भंडाफोड़ हुआ है कि क्यों छांगुर की ओर से इतना बड़ा धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाया जा रहा था, इसके पीछे की मंशा क्या थी, विदेशों से फंडिंग उसे कहाँ मिलती थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस समय पूछताछ छांगुर से जारी है, साथ ही छांगुर की जो साथी है उनकी धरपकड़ की कोशिश भी पुलिस कर रही है। इसी के तहत प्रशासन के हाथ कई बड़े ऐसे सबूत लगे हैं, जांच टीमों के हाथ, जिससे ये दावा हुआ है कि जो विदेशों से फंडिंग यहाँ पर हो रही थी छांगुर के पास, वो स्विस बैंक के अकाउंट से हो रही थी और स्विस बैंक अकाउंट की जो शाखा है वो शारजाह में थी। शारजाह की शाखा के जरिए स्विस बैंक का जो पैसा है वो यहाँ भारत में आ रहा था, छांगुर के अकाउंट में आ रहा था और सिर्फ छांगुर ही नहीं बल्कि उसकी तथाकथित प्रेमी नसरीन के अकाउंट्स में आता था। और ऐसे में 100 करोड़ का जो लेन देन है वो करीब यहाँ पर हुआ है और इसी लेन-देन को लेकर इस समय पुलिस जो है काफी ज्यादा हैरान है, जांच टीमें भी हैरान है। अब जब खुलासा हुआ है तो ये मालूम पड़ा है कि जहां पर आलीशान कोठी थी उसी के पास में जमीन लेकर छांगुर की कोशिश थी कि वहां पर एक कॉलेज की स्थापना की जाए और कॉलेज की स्थापना के जरिए वहां पर जो भी लोग पढ़ेंगे उनका ब्रेन वॉश किया जाए। यानी कि एक लंबे लेवल पर ले जाकर, एक बड़े लेवल पर जाकर जो है धर्मांतरण की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि जहां पर छांगुर की प्रॉपर्टी थी, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई ये हुई है, वहां पर दावत केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि यहाँ से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए धर्मांतरण का गंदा खेल किस तरीके से खेला जा रहा था और इसके पीछे क्या कारण है, कैसे जो धर्मांतरण के खेल के जरिए है भारत की सुरक्षा में, अखंडता में और एकता में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही थी, इसको लेकर आपको जानकारी दे दें। क्योंकि अगर बात करें छांगुर की तो धर्मांतरण कराया जा रहा था और धर्मांतरण के जरिए है वो जो एक डेमोग्राफी है उसे बदलने की कोशिश की जा रही थी। आपको ये जानकारी दे दें कि जब भी किसी जगह की डेमोग्राफी बदलती है तो डेमोग्राफी बदलने के साथ ही जो चुनाव है और उनके मतदान है उस पर असर और मतगणना को लेकर असर जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि बात अगर हम डेमोग्राफी के बदलने को लेकर करें तो कहीं ना कहीं ये हम जानते हैं कि हमारे जो चुनाव होते हैं कितने जातीय आधारित होते हैं और इसी के साथ ही धार्मिक आधारित भी कई बार ये चुनाव बन जाते हैं। और ऐसे में अगर हम ये कहें कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराकर डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही थी, तो कुल मिलाकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक ये पहला कदम हो सकता था। इसके बाद बाकी कदमों का और शरिया कानून को भारत में लागू करने का सपना जो छांगुर देख रहा था फिलहाल, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। और देखिए डेमोग्राफी बदलने की बात अगर हम करें तो आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार की ओर से भू कानून लाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी, क्योंकि ये गुप्त जानकारियां मिल रही थी कि भारत की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है और उत्तराखंड में डेमोग्राफी में काफी बड़ा बदलाव आया था। जहां पर ये जो संख्या है मुस्लिम वोटर्स की बड़ी थी, वहां से सबसे ज्यादा जो पलायन है हिंदुओं के हुए थे और ऐसे में वहां पर जो डेमोग्राफी है वो पूरे तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही थी। इसलिए उत्तराखंड में भू कानून भी लाया गया। वहीं अगर बात करें नेपाल के सीमाओं वाले इलाकों की, जो कि जो जिसकी सीमा यूपी से सटी हुई है, उन इलाकों में यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो गांव है या वहां पर जो शहर है, वहां के लोगों का भी जो डेमोग्राफी है चेंज करने का काम जारी है। इसलिए योगी सरकार की ओर से वहां पर जो अवैध मदरसे हैं, अवैध निर्माण है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शंका जताई जा रही थी कि डेमोग्राफी बदलने की कोशिश वहां पर की जा रही है ताकि सेंधमारी की जा सके शुद्धता में भारतीय लोकतंत्र की। और इसी के साथ आपको गुजरात का वो मामला भी याद होगा जहां पर कई सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो है बसा दिया गया था तालाब की जमीन के ऊपर।
और तालाब की जमीन के ऊपर उन्हें बसाया गया था। उनके पास आधार कार्ड भी थे, वोटर कार्ड भी थे। वहां पर भी डेमोग्राफी बदलने को लेकर चिंता जो है वो जताई गई थी। कुल मिलाकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए किस तरीके से अलग-अलग सिंडिकेट इस समय भारत की डेमोग्राफी पर सेंध लगाए हुए हैं, ये चर्चा का विषय है। और ये कहना गलत नहीं होगा, छांगुर बाबा जो इस समय शिकंजे में फंसा है, वो सिर्फ एक आंशिक मोहरा हो सकता है, लेकिन भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए हो सकता है कि इससे भी कोई बड़ी प्लानिंग जाहिर तौर पर हो रही हो। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।